हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली ये चैप्टर काफी बड़ा है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इस चैप्टर में, पर अगर आप लोग ये पूरा एक वीडियो देख लेते हो ना तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 12th के बोर्ड्स की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना तो हमारे ऐप में जुड़ सकते हो। हमारा कोर्स है सुप्रीम बैच करके, जहां पे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। अगर चाहो तो आप लोग जाकर के देख सकते हो, हमारी ऐप में जाके डाउनलोड कीजिए ऐप को और उसमें जाके कोर्स को चेक कीजिए। बहुत रीजनेबल प्राइस में हम लोग चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जिसमें अकाउंट, स्टैट्स के लाइव लेक्चर्स भी होते हैं। और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर ना हमारे ऐप की लिंक भी देके रखी है, फोन नंबर भी देके रखा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो, मैंने सब कुछ कवर नहीं किया है, जो मेन चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती है ना वो चीजें कवर की है, बिकॉज वन शॉट वीडियो है। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना ज्यादातर कंट्री में तबाही मच चुकी थी। सीधी सी बात है, वर्ल्ड वॉर हुआ है तो नुकसान तो हुआ ही है सारे देशों का। तो हर कंट्री क्या चाहती थी पता है, कि उनकी कंट्री में हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और आपको पता है ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों पॉपुलर हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1939 से 1944 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चला था। इसके बाद जाकर के ये दोनों टर्म जो है वो फेमस हुए। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी, कौन सी कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। वो सारी कंट्रीज ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग गई। जैसे हर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, पॉवर्टी है, हंगर डेथ, भूख की वजह से लोग मर जाते थे, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब लोग के पास कुछ भी नहीं है, इस तरह का बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था वेल्थ का और इनकम का। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना वो हर कंट्री सॉल्व करने में लग चुकी थी। और एक प्रोफेसर मिसिस उर्सुला हिक्स करके है, इनका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं वो? द सॉल्यूशन फर्दर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो ऐसा कहते हैं कि अगर मान लो कोई डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, उसके जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना उसके सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो याद रखना, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करना है? डेवलपिंग कंट्रीज को करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करना है? तो डेवलप्ड कंट्रीज को करना है जैसे कि अमेरिका, यूएसए, ये सारी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। तो ये देखो, ये चैप्टर का नाम ही है ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो याद रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी कंट्री करती है? डेवलप्ड कंट्रीज। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस कंट्री को करना चाहिए? तो डेवलपिंग कंट्रीज को। बोलो, क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट भी याद रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक पे आता है सीधा, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, आप लोग की स्कूल की एग्जाम वगैरह होती है ना, उसमें ये वाला टॉपिक 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है। तो आप लोग ना प्रोफेसर हैंसन वाला मीनिंग अच्छे से याद कर लेना कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी क्या होता है। तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू, प्रोफेसर हैंसन की मैंने फोटो भी लगाई हुई है, क्या कहते हैं प्रोफेसर हैंसन? तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले किन कंट्रीज का होता है? तो भाई डेवलप कंट्रीज का होता है, ठीक है। डेवलप कंट्रीज यानी कि कौन सी कंट्रीज? यूएसए हो गया, जापान हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, ऐसी जितनी भी कंट्री है, यूके है या फ्रांस है, ये सारी डेवलप कंट्रीज है, ठीक है, उनका होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में होता क्या है? तो पहली चीज नंबर 1 क्या देके रखा है? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जो नेशनल इनकम है ना वो बढ़ना, नेशनल इनकम बढ़ना। नंबर 2, और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल क्वांटम यानी कि क्वांटिटी, हम कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो कि गुड्स और सर्विस बढ़ती चली जाए, ठीक है। मतलब कि गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ाना, या तो फिर हम कहेंगे उनकी क्वांटिटी बढ़ाना। क्वांटम मतलब कि हम ऐसा आउटपुट भी कह सकते हैं, हम लोग इसको प्रोडक्शन भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाना किसका? गुड्स और सर्विस का। उसको ही अपने क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग याद कर लो, रिफर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन द टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो, क्लियर हो गया? तो यहां पे आपका 1 मार्क हो गया पक्का।
अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के टोटल 4 लिमिटेशंस है और ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और जहां पे आपको 4 पॉइंट्स लिखने होंगे। पहला पॉइंट क्या दिया है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। याद रखना क्वांटिटेटिव चेंजेस, देखो जनरली 2 तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस पे फोकस करता है। देखो अभी अपने ने मीनिंग भी पढ़ा कि यहां पे किस पे फोकस किया जा रहा है, क्वांटम। क्वांटम यानी कि क्या, क्वांटिटी बढ़ाओ गुड्स और सर्विस की। और सीधी सी बात है, जो डेवलप कंट्री है ना, उन कंट्रीज के अंदर क्वालिटी तो ऑलरेडी अच्छी होती है हर एक प्रोडक्ट की। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है, जिससे वो अपने देश के लोगों की भी नीड्स पूरी करे और दूसरे देश में भी एक्सपोर्ट करे, ठीक है। दैट्स व्हाई इनका यही टारगेट होता है। ये लोग क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस को कंसीडर किया जाता है। ये इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ क्वांटिटी को देखते, क्वालिटी को नहीं देखते, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी तो भाई ऑलरेडी अच्छी है उनके कंट्री में हर एक चीज की, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस पे ही फोकस करेंगे, सीधी सी बात है। दूसरा है, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन एज बिफोर। अच्छा देखो, कंट्री के अंदर ना नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, दोनों चीज बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। पर ये दोनों फैक्टर इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर लेना। इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब जैसे मान लो आज इंडिया डेवलपिंग है, पर कल उठ के इंडिया डेवलप कंट्री हो गई, तो मैं जैसा सोचता हूं, ठीक है, मेरी थिंकिंग पावर या मेरा बिहेवियर हो गया या मेरा हार्ड वर्क, मतलब जो काम कर रहा हूं वो हर एक चीज वो तो सेम रहेगी, वो थोड़ी बदलेगा। यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो तो सेम रहेंगे, मेरे वर्किंग आवर्स है वो भी सेम रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया डेवलपिंग की डेवलप्ड हो गई तो मैं दिन का 8 घंटा काम करता हूँ, मेरा 16 घंटा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मेरे जो बाकी सारे फैक्टर्स है, यानी कि मैं अपनी बात करूं, इंसानों की बात करूं, उस कंट्री के लोगों की बात करूं, तो उनके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, वो जैसा सोचते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो सारा कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर है। तो इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे रहेंगे, सेम टू सेम एज इट इज, पहले जैसे थे वैसे के वैसे। क्लियर। तीसरा, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो। जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट है ना वो नैरो है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत छोटा कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि डेपिक्स मतलब होता है शो करना, डेपिक्स ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। ये लोग सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, आउटपुट पे। आउटपुट यानी क्या होता है, आउटपुट यानी होता है प्रोडक्शन, कि कैसे करके कंट्री के अंदर जो रेट है और जो एक्सटेंट है प्रोडक्शन का वो बढ़ाओ, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, इसी पे फोकस है। इवन इसके मीनिंग में भी हमने यही देखा ना कि टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, प्रोडक्शन बढ़ाओ, उस पे ही फोकस किया जाता है और कुछ नहीं। इस वजह से इसके कंसेप्ट को क्या कहते हैं, नैरो कहते हैं। बोलो क्लियर है। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है ना वो कभी भी लोगों की वेलफेयर पता करने के लिए यूज नहीं होता। वेलफेयर मतलब क्या होता है, लोगों का डेवलपमेंट, कि कंट्री में लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो पता करने के लिए कभी भी इस कंसेप्ट का यूज नहीं होता है। बोलो क्लियर। 4 पॉइंट पढ़े, शॉर्ट में बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। पहले में क्या पढ़ा, क्वांटिटेटिव चेंजेस ही कंसीडर किए जाते हैं। दूसरे में इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर सेम रहेंगे। तीसरा, ये नैरो कंसेप्ट है, सिर्फ प्रोडक्शन पे ही ध्यान देता है। चौथा, यहाँ पे कभी भी वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं वो पता नहीं लगाया जा सकता। बोलो क्लियर हो गया, डन है। ये हमने लिमिटेशंस पढ़े। अब अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अपना पूरा चैप्टर ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही बेस्ड है, ठीक है। पूरे चैप्टर में इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या, उसको समझाने से पहले कुछ पॉइंट आपको मैं बता देता हूं कि जब कोई कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। याद रखना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आ गया, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है ये, ठीक है। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या दिया है। तो देखो, जब कंट्री में डेवलपमेंट होता है ना, जैसे इंडिया है, इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। कैसे बदलाव होते हैं, तो ये मैंने बदलाव लिखे सेकंड पॉइंट से। पहला बदलाव होता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, वो क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क के एमसीक्यूज में आ सकता है, याद रखना। इवन आप लोग की टेक्स्ट बुक में जब आप एमसीक्यूज देखोगे ना, तो ये वाला एमसीक्यूज है ही, पहला ही है शायद, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नेशनल इनकम में। देखो आज की डेट में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सच में कम हो गया है। फिर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको अब बाकी सारे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मतलब जो बेरोजगार है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बेरोजगार लोग हैं, वो अब एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में जाके रोजगार पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्लीमेंट होगी, जिससे टाइम और मनी सेव हो जाएगा, लोगों का पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा, और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटीज ये कम हो जाएगी, ठीक है, फॉल होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, एक अच्छा चेंज आ रहा है, तो ये तीनों प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। तो ये कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अब अपने इसका देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली ना हर साल मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग आए तो कौन सा लिखे। तो देखो एग्जाम में ये वाला मीनिंग भी लिख सकते हो, अगर 1 मार्क में आए तो चल जाएगा, बट मैं कहता हूं ये वाला भी एक याद कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहला मीनिंग क्या देके रखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। और ये किसने कहा है, देखो आपको ना जिसने कहा है ना उसका नाम भी याद रखना पड़ेगा, माइकल टोडारो ने कहा है। किसने कहा है, माइकल टोडारो ने। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दूसरा मीनिंग। ये मीनिंग को मैं समझा देता हूं, इसमें तो समझाने जैसा कुछ था नहीं, खाली इतना याद रख लेना कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इसको समझाता हूं, ठीक है। इस पूरे मीनिंग को मैं 3 पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। ये 3 पार्ट अच्छे से याद रखना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है, पहला पॉइंट, देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे है वो अब बढ़ेंगे नहीं। मतलब कि जो लोग गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, वो अब गरीब ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ऊपर से कम हो जाएंगे, ठीक है। गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे। जब कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो गरीबी रेखा से लोग बाहर निकलेंगे, यानी कि कोई भी तरह का इंक्रीज नहीं होगा, गरीब लोग बढ़ेंगे नहीं है, पॉवर्टी लाइन से लोग बाहर निकलेंगे, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज द इनइक्वालिटीज। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या होता है, अब देश के अंदर ना जैसे मान लो 100 रुपए नेशनल इनकम है, ठीक है, तो सब लोग इक्वल नहीं कमा रहे, ठीक है। कोई कमा रहा है 1 रुपया, कोई कमा रहा है, मान लो 100 लोग है, ठीक है, कंट्री के अंदर, और 100 रुपए कंट्री की नेशनल इनकम है, ठीक है। अब 100 लोग है, 100 रुपए इनकम है, तो सबके बीच में इक्वली 1-1 रुपए नहीं होगा। कोई 1 कमा रहा है, कोई 0.5 पैसा कमा रहा है, कोई कमा रहा है 10 रुपए, कोई 20 रुपए भी कमा रहा है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अलग अलग पैसे कमा रहे लोग, कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी होना। सोचो अगर कोई 20 रुपए कमा रहा है और कोई 0.2 पैसा कमा रहा है, तो कितना ज्यादा फर्क है, भेदभाव है ना। कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, तो ये जो भेदभाव है इनकम का वो अब कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों नजदीक आना चालू हो जाएंगे, दोनों की इनकम ऑलमोस्ट सेम होना स्टार्ट हो जाएगी जब कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो। और उसको ही क्या बोलते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज द इनइक्वालिटीज एंड देयर इज कंटिन्यूअस राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम। कंट्री की जो रियल पर कैपिटा इनकम है उसमें कंटिन्यूअस राइज होगा ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लंबे समय के लिए कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है ना वो बढ़ती ही चली जाएगी। क्लियर। और उसी को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, और ये डेफिनेशन दी है जीएम मेयर ने। तो 3 पॉइंट है पूरी डेफिनेशन में। पहला क्या था, पहला था कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो अब बढ़ना कम हो जाएंगे। दूसरा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसमें इनइक्वालिटी नहीं होगी, बल्कि लोगों की अब ज्यादातर लोगों की इनकम सेम होना स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरा, कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है, रियल पर कैपिटा इनकम, वो अब लंबे समय के लिए बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पर पर्सन की जो इनकम है ना वो अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बोलो क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको मीनिंग बता दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब अपने देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क में देखने को मिल सकता है। 3 मार्क का ये टॉपिक है, ठीक है, जहां पे आपको 6 पॉइंट लिखने होते हैं। तो ये हेड पॉइंट अच्छे से याद कर लो, क्योंकि हेड पॉइंट याद होगा ना, अब अंदर बना के लिख सकते हो। पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस, चेंज इन डिमांड, लेबर बिकम मोर डायनेमिक, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये रट्टा मार लो।
अंदर खुद बना के लिखना एग्जाम में, डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अभी मैं समझा रहा हूं ना वो याद रख लेना, ठीक है, मैं जो भी समझा रहा हूं वो। चलो पहला देखते हैं पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना स्लो होता है बट एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, और ये एक प्री डिटरमाइंड ऑर्डर और डायरेक्शन में फ्लो करता है। याद रखना पहला पॉइंट, स्लो है बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। कोई भी कंट्री में जब डेवलपमेंट होता है तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। शुरुआत तो हो जाती है बट इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो इनिशियली फास्ट होती है, मतलब शुरुआत में डेवलपमेंट एकदम तेजी से बढ़ता है, अच्छा खासा बढ़ता है, बट जैसे जैसे टाइम जाता है ना वैसे वैसे वो क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, धीमे हो जाता है। तो शुरुआत तेजी से होती है और आगे चल के वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। क्लियर? पहला पॉइंट क्या पड़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नंबर 2, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब हम कहेंगे प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, जिसको अपने क्वांटिटेटिव चेंजेस कहेंगे, मतलब क्वांटिटी बढ़ानी है। एंड ड्यू टू रिसर्च द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंप्रूव्स, और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ानी है। अब जैसे इंडिया जैसा देश है जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो अपने कंट्री के पास ना ही अच्छी क्वालिटी है, ना ही हम ऐसा कहेंगे कि पूरी क्वांटिटी है जो हर देशवासी तक पहुंच पाए। तो हमारी कंट्री में क्वांटिटी भी बढ़ानी है और क्वालिटी भी बढ़ानी है। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना तो ये दोनों तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि क्वांटिटी भी बढ़ानी है और गुड्स की क्वालिटी भी बढ़ानी है, ठीक है। बट ज्यादा फोकस इस पे ना क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे किया जाता है कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी हो, लोगों को अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिले। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3, चेंज इन डिमांड। अब देखो अब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब लोग पैसा कमाएंगे, सोचो कंट्री में सब लोग पैसा कमा रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, लोग पैसा खर्च भी करेंगे, मतलब इनकम कमाएंगे, तो लोगों का जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो बदलेगा। क्योंकि जब डेवलपमेंट शुरू होता है ना तो लोग गरीब थे, बट जैसे जैसे पैसा आना लगा, शुरुआत में वो लोग बेसिक और प्राइमरी गुड्स मतलब रोटी कपड़ा मकान, उसकी डिमांड करते थे। बट जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ा, वैसे लोगों की इनकम बढ़ी तो लोगों ने अपनी डिमांड बढ़ाई, मतलब कौन से गुड्स खरीदने लग गए, अब कंफर्टेबल एंड लग्जरी गुड्स, मतलब कि जो महंगे गुड्स है, जो अच्छे गुड्स है वो खरीदने लग गए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, पहले लोगों के पास घर ही नहीं था रहने को, तो पहले घर लेंगे, फिर उसमें लग्जरी गुड्स यानी एसी लगाएंगे, ठीक है, घर ही नहीं होगा तो एसी कहां लगाएंगे। तो अल्टीमेटली पहले बेसिक गुड्स की डिमांड थी, बट अब वो डिमांड शिफ्ट हो गई है, अब लोगों को क्या चाहिए, कंफर्टेबल और लग्जरी गुड्स चाहिए। इतनी गर्मी है, ठीक है, एसी जो है वो लगवाया जाता है लोगों के द्वारा, तो अल्टीमेटली हम ऐसा कहेंगे कि लग्जरी गुड्स की उन्होंने डिमांड बढ़ा दी है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, लेबर बिकम मोर डायनेमिक मतलब क्या होता है कि अब देखो लेबर को ना मिलेगा एजुकेशन, लेबर पढ़ा लिखा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें बहुत बदलाव आएंगे, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। अब सोचो एक ऐसा लेबर है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, बट अगर उसको एजुकेशन मिल जाए, पढ़ा लिखा हो, तो वो अपने हर एक समय को बचाएगा, हर एक टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। तो यही कहा है कि लेबर जो है अब कैसे हो गए, डायनामिक हो गए, बदल गए। बदलाव किस तरह का हुआ कि वो और अच्छे से पढ़े लिखे हो गए, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। क्लियर? 5th है इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो देश के अंदर सीधी सी बात है, डिमांड बढ़ रही है अलग अलग गुड्स की, अब जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, नए नए बिजनेस खुलेंगे, नए नए एंटरप्राइज आएंगे, और जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, कंट्री में कैपिटल फॉर्म होगा, मतलब कि पैसा जो है वो कंट्री में आएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो बिजनेसेस खुले तो पैसा आया कंट्री के अंदर, तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। फिर है नंबर 6, चेंज इन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट देखने को मिला। पहले लोगों का डिपेंडेंस था फायर और वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, मतलब हर चीज में फायर और वाटर लगता था, बट आज की डेट में कोल और आयन बेस्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कोल और आयन बेस्ड मतलब आप देखो हर चीज आज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जिसको कोल से कंपेयर किया गया है, ठीक है। जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। ये कैमरा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। आप मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है। आयन मतलब लोखंड, जैसे ये इसकी फ्रेम है वो पूरी लोखंड की है, ठीक है। तो आयन और कोल बेस्ड टेक्नोलॉजी हर चीज में आ गई, इलेक्ट्रिसिटी और लोखंड का यूज होने लग गया है, विच रिजल्ट्स इन फास्टर डेवलपमेंट, जिसकी वजह से फास्टर डेवलपमेंट होने लग गया, ठीक है।
पहले कैसी थी, फायर और वाटर बेस्ड थी। फायर वाटर बेस्ड मतलब हर चीज में आग पानी से यूज, मतलब बोलते हैं एकदम बेसिक टेक्नोलॉजी का यूज होता था, बट आज हम अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। क्लियर। और 7 पॉइंट है, आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग। एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जो डेवलपमेंट है ना वो सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाता है। सेल्फ मोटिवेटिंग यानी कि वो चलता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। क्लियर है। तो ये अपने ने टोटल 6 पॉइंट पढ़े, तो ये 6 के 6 हेड पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना और अंदर खुद बना के लिख सकते हो। और मैंने जो जो पॉइंट समझाए ना वो अच्छे से याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये वाला क्वेश्चन 2 या 3 मार्क में आ सकता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या देके रखा है। लिमिटेशंस क्या क्या है। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या इंडिकेट करता है, कंट्री की प्रोग्रेस। चलो बढ़िया है, कंट्री की प्रोग्रेस हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पता चलती है। ठीक है, इट शोज द इकोनॉमिक सिनारियो बट इन रियल सेंस। इकोनॉमिक सिनारियो बताता है कंट्री में चल क्या रहा है, बट रियलिटी के अंदर ये कभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्कस नहीं करता। ठीक है, मतलब हमको नहीं पता चल सकता कि देश के अंदर लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, है ना। देश का तो डेवलपमेंट हो रहा है, पर क्या उसके लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग इस कंसेप्ट से नहीं पता लगा सकते। और इस कंसेप्ट से हमको जो इंडेक्स है ह्यूमन प्रोग्रेस का वो भी नहीं पता चल सकता कि ह्यूमंस की प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं कंट्री में, वो भी पता नहीं लग सकता। देन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ अलग अलग कंसेप्ट है। पहले के टाइम पे इकोनॉमिस्ट इसको साथ में मानते थे कि दोनों एक ही है, बट एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, और इसकी वजह से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है मेजर करना, याद रखना। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफिकल्ट होता है मेजर करना। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, तो ऐसे चेंजेस जो सोसाइटी में हो रहे हैं, ऐसे बदलाव जो सोसाइटी में हो रहे हैं, और ये बदलाव को मेजर नहीं कर सकते इकोनॉमिक डेवलपमेंट के यूज करके। ठीक है, मतलब ये डेवलपमेंट मेजर हो ही नहीं सकता। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव अ मेजरमेंट फॉर दिस। हम मेजर नहीं कर पाएंगे इस तरह के बदलाव को। क्लियर। वैसे पूरा में एक ही चीज देके रखे घुमा फिरा के, बट इतना याद रखना सोसाइटी में बदलाव है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। डन। तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है ना उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की इंप्रूव होती है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है, यानी कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। ठीक है, दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकन प्लेस इन इंडिया टुडे, और आज की डेट पे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बट लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी इंप्रूव नहीं हुई। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रही है, क्योंकि इंडिया में तो उल्टा हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी कंट्री में होता था ना उसमें लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती थी, बट इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ पर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी बड़ी नहीं है। दैट्स व्हाई ये टोटल 3 लिमिटेशंस थे जो आपको याद रखने होंगे। शॉर्ट में बता देता हूं। पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं डिस्कस हो सकता, नहीं पता चल सकता इसका यूज करके। दूसरे पॉइंट में सोसाइटी में जो बदलाव है वो पता लगाए जाते हैं जो मेजर करना मुश्किल है। और तीसरे पॉइंट में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ पर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ी है। दैट्स व्हाई हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। क्लियर। तो ये अपने ने लिमिटेशंस पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो 5 मार्क में आपके स्कूल में आ सकता है, बट बोर्ड के अंदर चांसेस कम है 5 मार्क में आने के। शायद आपके स्कूल वाले इसको 5 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 5 मार्क में आपको ना 9 या 10 पॉइंट मैं कहूंगा लिख लेना, बट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ 9 पॉइंट ही देके रखे हुए हैं। ठीक है, एक एक करके समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर आप ध्यान से अच्छे से देख लेते हो ना वो वीडियोस, तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज अच्छे से याद हो जाएगी। और भी चैप्टर्स के मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, आप देख लेना और आगे भी डलते जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसकी वजह से हर अपडेट आपको मिलता चला जाए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन ऑकरेंस। देखो इस चीज को बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोसेस कहा जाता है। एक सिंपल चीज है, पहले कोई कंट्री डेवलपिंग होती है फिर वो डेवलप्ड होती है। डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, मैं इसको कॉज कहूंगा और उसका रिजल्ट क्या है, ग्रोथ है।
मतलब कोई भी कंट्री की प्रोसेस होगी, उसके बाद रिजल्ट दिखेगा ना, तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है और इकोनॉमिक ग्रोथ एक उसका रिजल्ट है। रिजल्ट कहो या अकरेंस कहो, एक ही बात है, मैं इसको रिजल्ट भी कह सकता हूं, ठीक है। और ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब हम इसको कॉज भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉज है और इकोनॉमिक ग्रोथ उसका रिजल्ट है। क्लियर? पहले कोई भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, फिर जाके इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों देखने को मिलते हैं। देखो अभी मैंने बताया था, इंडिया जैसी कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर ना ही अच्छी क्वालिटी है, ना ही अच्छी क्वांटिटी है, ना क्वालिटी अच्छी मेंटेन है, ना लोगों के पास क्वांटिटी पहुंच पा रही है। सो दैट्स व्हाई दोनों तरह के चेंजेस जरूरी है। बट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें ना, तो इसके अंदर आते हैं कौन से चेंजेस? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्योंकि यूएसए जैसी कंट्री के पास अच्छी क्वालिटी के गुड्स तो है, बस उनको किस पे ध्यान देना है, कंट्री में कैसे क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, कैसे ज्यादा क्वांटिटी तक लोगों तक पहुंचाई जाए। क्लियर? डन है? तो दूसरे पॉइंट याद रख लेना। थर्ड पॉइंट है, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स अराइजेस। अब देखो इसको मैं ध्यान से समझना, सुनना तो ही समझ में आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मतलब इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे करें। अपनी कंट्री के पास भी लिथियम है जिससे बैटरी बनती है, हर एक चीज है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। जैसे कश्मीर के अंदर बहुत लिथियम का स्टॉक है जिससे अपनी पूरे कंट्री की जो बैटरी पूरे कंट्री में लोग यूज कर सके उतनी बैटरी बन सकती है, पर हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यह आता है कि ये जो अनयूटिलाइज रिसोर्स है, जो जमीन के अंदर पड़े हुए हैं, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज अपनी कंट्री के पास है वो अच्छे से यूटिलाइज हो ही नहीं पा रहे। सो दैट्स व्हाई तो क्वेश्चन अराइज होता है अनयूटिलाइज रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए। क्लियर? फिर बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि कौन सी कंट्रीज आती है, यूएसए वगैरह हो गई, तो यहां पे एम्फेसिस यानी कि इंपॉर्टेंस दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पे, फोकस किया जाता है अवेलेबल रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि इन कंट्रीज के पास सारे रिसोर्स ऑलरेडी उन्होंने जमीन से एक्सट्रैक्ट कर लिए, बस इनको क्या करना है, इनको लोगों तक पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना है। जबकि हमारी कंट्री के अंदर तो वो यूटिलाइज्ड ही नहीं हुए अभी ढंग से, हमने तो उसको निकाला ही नहीं अभी तक जमीन में से। तो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना, उस पर फोकस करते हैं। और इन लोग ने सब कुछ ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया, मतलब निकाल लिए सारे रिसोर्स, बट अब बांटना बाकी है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे से करना रहेगा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेट करता है, यानी कि इंडिया हो गई, कौन सी कंट्रीज आती है, डेवलपिंग कंट्रीज। और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, जैसे कि यूएसए, जापान, रशिया, ठीक है, फ्रांस, यूके, ये सारी कंट्रीज आ गई इकोनॉमिक ग्रोथ में। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना डिफिकल्ट होता है मेजर करना, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ इजी होता है मेजर करना। तो बहुत इजी है, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इट इज इजी टू मेजर। बोलो क्लियर है ना? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ब्रॉड। जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट का वो कैसा है, ब्रॉड है, ठीक है। और जो कंसेप्ट है ग्रोथ का वो कैसा है, नैरो है, मतलब छोटा कंसेप्ट है, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ज्यादा करना, उस पर ही ध्यान दिया जाता है, और इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। देन बात करें नंबर 7, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विद पर कैपिटा इनकम। मतलब कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाना है कंट्री के अंदर और सबके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। ध्यान से सुनना मेरी ये बात को, तो ही समझ में आएगा, ठीक है। कंट्री में पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, मतलब पर पर्सन की इनकम को क्या करना है, इंक्रीज करना है। साथ साथ में कंट्री के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ठीक है, भेदभाव है। जैसे मान लो कोई महीने का 1 करोड़ कमा रहा है, तो कोई महीने का 10,000 भी नहीं कमा पा रहा है, 10,000 या मैं ऐसा कहूंगा 5,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, और 1 करोड़ वाला अब देख रहे हो, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी होना, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनकम का कंट्री में, कि ज्यादातर लोगों की इनकम सेम होना है। जैसे ज्यादातर लोग 1 लाख कमा रहे हैं, 50,000 से 1 लाख के बीच में ज्यादातर लोग कमा रहे हैं, तो इसको इक्वालिटी कहते हैं। तो यहाँ पे यही दिया है कि यहाँ पे फोकस किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पे और पर कैपिटा इनकम को कैसे बढ़ाना है उस पे, ठीक है। जैसे आप देखना कोई फॉरेन कंट्री होती है ना, उसमें ज्यादातर लोगों की इनकम सेम होती है, ज्यादातर लोगों की इनकम सेम होती है। क्यों? क्योंकि वो कंट्री में इक्वालिटी ऑफ इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। पर अपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ढंग का नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान देना है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ानी है। फिर बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल ही है,
ठीक है, सब लोग के इक्वली इनकम है, ज्यादातर लोग की इनकम आगे पीछे ही होती है, सेम टू सेम होती है, बट अब उनको क्या ध्यान देना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पे, कि जितने भी लोग हैं कंट्री में, जितने भी देशवासी है, ठीक है, यूएसए के, उन सबकी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाई जाए, पर पर्सन की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उस पर फोकस किया जाता है, उसमें ध्यान दिया जाता है। क्लियर हो गया। देन देखें नंबर 8, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी प्रोसेस है? रैपिड प्रोसेस है, फटाफट होती है। ये धीमे धीमे होती है, हमने देखा था, इट इज इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। इनिशियली फास्ट होती है बट आगे चल के वो स्लो हो जाती है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है? रैपिड प्रोसेस है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना हो सकता है, पर ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कोई कंट्री का क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले कोई कंट्री क्या होगी? डेवलपिंग होगी, फिर क्या होगी? डेवलप्ड होगी। सो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, बहुत से लोगों की बुक में ना थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे नॉट दिया होगा, यहाँ पे इज पॉसिबल लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ, जिस हिसाब से लिखवा रहा हूँ ना, उसी हिसाब से याद करना, तो ही समझ में आएगा। बुक में कुछ गलती भी हो सकती है, उसको चेंज कर देना, ठीक है। और ये मैंने आपको 9 पॉइंट बताया। अब 10वां पॉइंट आप खुद ऐड कर सकते हो। क्या ऐड करोगे? नाम दे दो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सी कंट्रीज में होता है, लाइक इंडिया, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, ये सब का नाम दे दो। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ किन कंट्रीज के अंदर होता है, तो एग्जांपल दे दो, यूएसए, रशिया, जापान, यूके, फ्रांस, ऐसी सारी कंट्रीज किस में आती है? इकोनॉमिक ग्रोथ में आती है, ठीक है। तो कंट्रीज लाइक करके लिख लेना आप नाम, तो आपके 10 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर 5 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप 5 के 5 पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो। बोलो, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बाकी का पूरा चैप्टर इस टॉपिक पे निर्भर करता है, ये टॉपिक पे अपने पढ़ेंगे, ठीक है। और वो है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको बुखार आता है तो आप बुखार किस से मेजर करते हैं? सीधी सी बात है, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से हमको पता चलेगा कि हमारा बुखार कितना है, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे को कोई देश का डेवलपमेंट पता लगाना है कि उस देश में कितना डेवलपमेंट है, या डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने एक्सटेंट पे हो रहा है, वो सारी चीज मेरे को पता लगानी है ना, तो उसके लिए होते हैं इंडिकेटर्स। और ये टोटल 4 इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट के, जिससे मेरे को पता लगेगा कि क्या सच में देश में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। कौन से 4 इंडिकेटर है? पहला, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। तीसरा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसको मैं PQLI कहूंगा। चौथा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको मैं HDI कहूंगा, ठीक है। ये 4 इंडिकेटर्स के बारे में ही अब पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पहले इंडिकेटर से। तो अब होगी आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं 3 अलग अलग तरह की बैचेस। थोड़ा सा डिटेल में बता दूं तो सबसे पहले सुप्रीम बैच है, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स और OCM, जिसकी फीस बहुत ही रीजनेबल है, 3499, जहां पे मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे और हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, जहां पे रेगुलर लाइव क्लास होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, टेस्ट लेते हैं। और इस बैच में ना बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द इस बैच में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लिटरेचर, ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा श्रद्धा मैम के द्वारा, जिसकी फीस 1499 है, जहां पे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी है। यहां पे लाइव लेक्चर नहीं होंगे, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और हमारे ऐप में आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो, जिसकी फीस 1999 है, ठीक है। जहां पे सारी वही चीजें होगी जो सुप्रीम बैच में, बस खाली 2 ही सब्जेक्ट होंगे, इकोनॉमिक्स और OCM। अब थोड़ा सा डिटेल में बता दूं आपको कि अगर आप लोग इसके बारे में और ज्यादा पता लगाना चाहते हो तो हमारी ऐप को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे UGT नाम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 1720201221, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अगर आप इस पे हाई लिखोगे और अपनी बैच के बारे में बता दोगे कि आई वांट टू परचेज द बैच, तो हम लोग आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे, बट आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना रहेगा। और सच बता रहा हूं, इस बैच से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, आपका रिजल्ट नेक्स्ट लेवल आएगा, ठीक है। और इस बैच में बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है, तो आप भी किसका वेट कर रहे हो? आज के आज हमारी ऐप को डाउनलोड करो और इस बैच में ज्वाइन हो जाओ। पहला देके रखा है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम।
ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम में क्या दिया है, तो ये एक इंडिकेटर है जिसके बेसिस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पता लगा सकता हूं। तो देखो कोई भी कंट्री जो है ना वो इकोनॉमिक डेवलप्ड हुआ है या नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें हुआ है कि नहीं, वो हमको पता चलेगा नेशनल इनकम की वजह से। अगर कंट्री की कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी रियल नेशनल इनकम लॉन्गर पीरियड के लिए, तो कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे पता चलता है। अगर कंट्री की नेशनल इनकम का रेट बढ़ रहा है, रेट बोल रहा हूं, ठीक है, जो रेट है नेशनल इनकम का, ये रेट देके रखा है देखो परसेंटेज में। जैसे अपनी कंट्री है ना इंडिया, इसका हर साल 7.3% नेशनल इनकम ग्रो हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो इस साल 100 रुपए, नेक्स्ट ईयर हो गए 107.3 रुपए, मतलब हर साल 7.3% का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया है कि जो रेट है नेशनल इनकम का वो अगर बढ़ेगा तो डेवलपमेंट का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर नेशनल इनकम का जो रेट है वो लोअर होगा तो डेवलपमेंट का रेट भी कैसा होगा, लोअर रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, और अगर सोचो ये जो नेशनल इनकम है वो या तो ग्रो ही नहीं कर रही है, स्टेगनेंट है, स्टेगनेंट मतलब होता है कांस्टेंट है। ठीक है, या तो फिर नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही है, उसका रेट डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको अंडर डेवलपमेंट कहेंगे, या तो फिर इसको कहा जाएगा नेगेटिव डेवलपमेंट। और नेशनल इनकम जो है ना वो कैलकुलेट की जाती है, कभी भी कैलकुलेट नहीं की जाती करंट प्राइस पे, हमेशा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए मैंने लिखवाया है यहाँ पे कि नेशनल इनकम किस पे हम लोग मेजर करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं। क्लियर, तो ये हमने टेबल देखा, आपकी बुक में ये टेबल देके रखा हुआ है, उसमें आपको सब कुछ याद नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया का याद करना है। इंडिया का कितना है परसेंटेज, तो 7.3% है एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, और देखो सोर्स भी लिखा है कि ये डेटा कहां से निकाला है, वर्ल्ड बैंक और इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 से ये डेटा पता चला है। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया ना। अगर डेवलपमेंट ज्यादा कब है, जब नेशनल इनकम ज्यादा है, डेवलपमेंट कम कब है, जब नेशनल इनकम कम है। और अगर नेशनल इनकम नेगेटिव हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो डेवलपमेंट कैसा है, अंडर डेवलपमेंट या तो नेगेटिव डेवलपमेंट। देन देखते हैं लिमिटेशंस क्या है नेशनल इनकम की। टोटल 3 लिमिटेशन है। फर्स्ट, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम, सेकंड पॉपुलेशन, और तीसरा है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, पहला देखते हैं डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम क्या दिया है। अब आपको याद होगा कि आपने 11th के अंदर ना कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे डबल काउंटिंग, एक की एक चीज 2 बार काउंट हो जाना, प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, किसी की इलीगल इनकम होना, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस मतलब टैक्स सिस्टम का लूप होल्स का यूज करके कम टैक्स भरना, टैक्स भरना ही नहीं, या तो बार्टर ट्रांजैक्शन। ये सारी चीजें ना डिफिकल्ट होता है कि ट्रू नेशनल इनकम कंट्री में पता नहीं चल पाती। ठीक है, और अगर सोचो हमको नेशनल इनकम ही सही से पता नहीं चली तो क्या सही से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता लगेगा, नहीं, क्योंकि नेशनल इनकम के बेसिस पे मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता लगा रहा हूं। अगर नेशनल इनकम ही सही से पता नहीं चल पाई तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सही से कैसे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पे तो बहुत बढ़िया चीज देके रखी है, अगर कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है वो कम है, क्या कहा, जो ग्रोथ रेट है किसका, नेशनल इनकम का। ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं, नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट कम है, किससे कम है, पॉपुलेशन से, मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा है और नेशनल इनकम का, सॉरी यहां पॉपुलेशन आएगा, नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट कम है, तो पता है आपको डेवलपमेंट कैसा होगा, नेगेटिव डेवलपमेंट। कैसे, देखो सोचो अगर हर साल हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है 5%, कितने परसेंट बढ़ रही है, 5%। ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल 6%, मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना है, 6%, और नेशनल इनकम सिर्फ 5% बढ़ रही है, तो डेवलपमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का ज्यादा है। इसका उल्टा करो, क्या होगा, अगर सोचो ग्रोथ रेट का परसेंटेज ज्यादा है, यानी कि हर साल जैसे अपने इंडिया है तो इंडिया में 7.3% ग्रोथ रेट है, किसका, नेशनल इनकम का, और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना है, तो इससे तो कम ही है, मतलब कि 2% है, हर साल पॉपुलेशन 2% बढ़ती है, तो डेवलपमेंट कैसा माना जाएगा, डेवलपमेंट पॉजिटिव माना जाएगा। बोलो क्लियर है। और यहाँ पे भी यही दिया है कि जो नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, 7.3% है, और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम है, हाँ कम है, तो डेवलपमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये अपने ने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन, 2 पॉइंट पढ़ लिए। तीसरा पढ़ते हैं,
डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब आपको पता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की अलग अलग मेथड्स है। ये आपने 11th में पढ़ा था, आपका चैप्टर था नेशनल इनकम, उसमें 3 मेथड्स थे, याद होगा आपको, ठीक है। जिसमें से कौन सी 3 मेथड है? पहली प्रोडक्शन मेथड, दूसरी इनकम मेथड और तीसरी एक्सपेंडिचर मेथड। कितनी मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने की? 3 मेथड। अब सोचो अलग अलग कंट्री अलग अलग मेथड का यूज करेगी, तो क्या मैं उन कंट्रीज का कंपैरिजन कर पाऊंगा? जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, वो इनकम मेथड का यूज कर रहा है, इंडिया है वो प्रोडक्शन मेथड का यूज कर रहा है, ठीक है, चाइना एक्सपेंडिचर मेथड का यूज कर रहा है नेशनल इनकम को ढूंढने के लिए। तो क्या मैं इन 3 कंट्री की कंपैरिजन कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यू ही अलग होगी, क्योंकि तीनों ने अलग अलग मेथड यूज किया है। सो दैट्स व्हाई कंपैरिजन नहीं हो पाता जब अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। तो ये जो है टोटल अपने 3 लिमिटेशंस। पहला क्या पढ़ा आपने ने? डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम, दूसरा पॉपुलेशन और तीसरा है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे इंडिकेटर पे। टोटल 4 इंडिकेटर है। पहला पढ़ा ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, दूसरे पे आते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो इसमें क्या देके रखा है? तो ये इंडिकेटर के हिसाब से व्हेन द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली, अगर सोचो कंट्री की पर कैपिटा इनकम लंबे समय के लिए बढ़ती चली जाती है तो उसको अपने क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब पर कैपिटा इनकम होता क्या है वो आपको लिखना रहेगा एग्जाम में कि पर कैपिटा इनकम मतलब होता है एवरेज इनकम पर हेड, मतलब कि जो भी एवरेज इनकम होती है पर पर्सन की उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम कैसे पता लगा जाता है? उसकी फॉर्मूला आपको याद होगी, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम। याद है क्या थी पर कैपिटा इनकम की फॉर्मूला? अपने ने 11th में पढ़ी थी कि कंट्री की ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय कंट्री की पॉपुलेशन, ठीक है। कंट्री की पॉपुलेशन उसको डिवाइड करो तो हमको क्या मिल जाता है? हमको मिल जाता है पर कैपिटा इनकम। बोलो क्लियर? डन है? आगे बढ़ते हैं। जो यूएनओ के एक्सपर्ट्स हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, याद रखना 1 मार्क के अंदर, ठीक है। यूएनओ के जो एक्सपर्ट्स हैं यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्होंने रिकमेंड किया है कि पर कैपिटा इनकम जो है ना उसको एज अ इंडिकेटर यूज करना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसने रिकमेंड किया है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ वालों ने, ठीक है। फिर आगे बढ़े, अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम तेजी से बढ़ रही है, उसका रेट जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट भी क्या है? फास्ट है। बट अगर पर कैपिटा इनकम का रेट स्लो है तो डेवलपमेंट भी क्या होगा? स्लो होगा। और अगर पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट है या स्टैग्नेंट है, कांस्टेंट है या स्टैग्नेंट है, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम गिरेगी, सीधी सी बात है। पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट है, स्टैग्नेंट है या गिर रही है तो डेवलपमेंट भी कैसा माना जाएगा? नेगेटिव, या तो डेवलपमेंट भी कम होता चला जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो ये अपने ने पर कैपिटा इनकम के बारे में लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ डेटा देके रखा है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा याद रखना है? इंडिया का। ये टेक्स्ट बुक में दिया है ना, वही है, इंडिया का याद रखना है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2014 के हिसाब से यूएस डॉलर में कितना था? तो 5497। ये डेटा याद कर लेना, 5497, ये डेटा याद कर लेना। 5497 था 2014 के अंदर। और अपना जो ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम का वो कितना था? 6%, 6% पर कैपिटा इनकम बढ़ती थी हर साल, ठीक है। तो ये आपको डेटा याद कर लेना है, सिर्फ इंडिया का करना, बाकी के करने की कोई जरूरत नहीं। देखो फालतू मेहनत मैं नहीं करवाता, ठीक है, समझा देता हूं पर फालतू मेहनत नहीं करवाऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया का याद रखना है। फिर नॉर्वे वगैरह का तो देख ही रखा हुआ है, ठीक है, इंडिया का याद रख लेना। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्या क्या लिमिटेशंस है पर कैपिटा इनकम की? तो पहला, ओनली एस्टिमेट्स। जो नेशनल इनकम है ना कंट्री की, अगर सोचो वो हर साल कैलकुलेट होती है, ठीक है, नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट होती है। अब देखो पर कैपिटा इनकम की अपनी फॉर्मूला क्या है? पर कैपिटा इनकम की अपनी फॉर्मूला है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ये अपनी फॉर्मूला है किसकी? पर कैपिटा इनकम की, जिसमें से नेशनल इनकम तो हर साल का कैलकुलेट होता है, पर क्या हर साल पॉपुलेशन कैलकुलेट होती है क्या? हर साल जनगणना होती है क्या? नहीं, पॉपुलेशन हर साल कैलकुलेट नहीं होती। तो पॉपुलेशन कब कैलकुलेट होती है? तो हर 10 साल में कैलकुलेट होता है। पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल में निकलता है, ठीक है। और वो भी क्या होता है? एक अप्रोक्सीमेट होता है, बाकी के ईयर में हम लोग अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम हमको सही से नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरे को 2019 का
2019 का पर कैपिटा इनकम ढूंढना है। कौन से ईयर का? 2019 का, ठीक है। तो मैं 2019 की नेशनल इनकम तो ले लूंगा कि उस साल नेशनल इनकम कितनी थी, बट मेरे को यहाँ पे डेटा 2010 का लेना पड़ेगा, या नहीं 2011 का डेटा लेना पड़ेगा कि 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी। क्यों? क्योंकि 2019 में थोड़ी जनगणना हुई है, पॉपुलेशन थोड़ी पता है 2019 की, हमको तो 2011 की पॉपुलेशन पता है जो कि 121 करोड़ थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सही डेटा नहीं मिलेगा। क्यों? एक एवरेज मिलेगा, क्योंकि 2011 की पॉपुलेशन आप गिन रहे हो और आज की नेशनल इनकम गिन रहे हो, आपका सही डेटा कैसे हो सकता है? तो ये एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ एक एस्टिमेट बताता है। हमको पता लगेगा कि एक एस्टिमेट पता लगेगा कि पर कैपिटा इनकम कितना है। क्लियर? नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अभी अपने ने इसके पहले ही देखा कि नेशनल इनकम में बहुत सारे प्रॉब्लम है, डबल काउंटिंग, इलीगल इनकम, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन। अगर नेशनल इनकम ही सही नहीं है, क्योंकि इसकी फॉर्मूला नेशनल इनकम से ही बनती है, नेशनल इनकम ही हमको सही से मिला नहीं, तो क्या पर कैपिटा इनकम सही मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यही दिया है। सेम वे पर कैपिटा इनकम भी करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे होता है, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट होती है रियल सिचुएशन पता लगाने में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। पर कैपिटा इनकम सिर्फ एक एवरेज शो करता है, ठीक है, एक एवरेज इनकम बताता है, और इस एवरेज के बेसिस पे गवर्नमेंट बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकती। हम ये नहीं बोल सकते कि उस कंट्री में किस स्टेज का डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम एक एवरेज है, और पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में वो क्या इक्वल है वो भी नहीं पता चल सकता। कि सोचो कंट्री में पर पर्सन की इनकम तो बढ़ी, पर सोचो कंट्री में एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं है, अंबानी की इनकम बढ़ गई, अंबानी थोड़ा और ज्यादा कमाने लग गया, ठीक है, उसकी वजह से पूरे कंट्री की पर पर्सन की इनकम बढ़ गई, ऐसा डेटा में दिख रहा है, पर एक्चुअल सिचुएशन कुछ और ही है। एक जन की इनकम बढ़ने से पूरी कंट्री की इनकम बढ़ना हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एक एवरेज है, ठीक है, ये एक एवरेज शो करता है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटेबल मतलब इनइक्वल रहती है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ। अब जैसे अपनी कंट्री है, अब जैसे अंबानी जैसा एक बंदा बांग्लादेश में चला जाए तो पूरी इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ जाएगी, इंडिया से भी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। पर एक बंदे के अमीर होने से बाकी जितने भी लोग हैं सब गरीब है, एक बंदा बहुत अमीर है, ठीक है, तो वो गलत हुआ, वो इक्विटेबल नहीं है। सबकी इनकम सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ज्यादातर लोगों की इनकम सेम होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल है तो डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई पर कैपिटा इनकम एक रियल इंडिकेटर नहीं है, डेफिशिएंट कंसिडर किया गया, बहुत गलती है इसके अंदर। फिर है नंबर 4 डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। पर कैपिटा इनकम जो है वो अलग अलग कंट्री का एक्सप्रेस किया जाता है अलग अलग करेंसी में। जैसे इंडिया है तो इंडिया अपने पर कैपिटा इनकम किस करेंसी में देगा? रुपीस में। यूएसए है तो वो यूएस डॉलर में बताएगा। जापान है तो जापानीज येन में वो अपनी पर कैपिटा इनकम बताएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, पहले हमको क्या करना है, सबको कन्वर्ट करो यूएस की करेंसी में, ठीक है, फिर जाके कंपैरिजन पता चल सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि प्राइस हर रोज अप डाउन होती रहती है, अगर मैं कल कंपेयर करूँ और आज कंपेयर करूँ ना तो बहुत फर्क हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, प्राइस अप डाउन होती रहती है। तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज है जिनके कंट्रोल है उनके एक्सचेंज रेट पे, तो रियल एक्सचेंज रेट क्या है वो नहीं पता लग सकता। दैट्स व्हाई रियल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाती पर कैपिटा इनकम के थ्रू। क्लियर कि डेवलपमेंट सच में हो रहा है या नहीं हो रहा। देन है डेसेप्टिव इंडिकेटर। पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री का वो एक्चुअल इनकम शो नहीं करता सिटीजन्स की, ठीक है, ये एक सिर्फ डेसेप्टिव इंडिकेटर है। डेसेप्टिव मतलब कि एक एवरेज चीजें बताता है, ठीक है। एक्चुअली में पर कैपिटा इनकम ना छुपाता ज्यादा है रिवील करने से, मतलब बताता कम है छुपाता ज्यादा है। दैट्स व्हाई ये करेक्ट इंडिकेटर नहीं है, एक बेकार इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम। पर नेशनल इनकम से अच्छा है। अपने जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे ना, जैसे हमने अभी पढ़ा था नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम से अच्छा यूएनओ के एक्सपर्ट ने क्या बताया कि पर कैपिटा इनकम है। अब अपने पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम के बाद पीक्यूएलआई, वो उससे और अच्छा है, और पीक्यूएलआई से सबसे अच्छा है एचडीआई। तो एचडीआई को एक सुपीरियर इंडिकेटर भी माना जाता है, ठीक है। तो ये अपने ने कंप्लीट किया लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। नंबर 3 देके रखा है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसको हम लोग पीक्यूएलआई भी कहते हैं। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता क्या है? अब देखो एग्जाम में कंफ्यूज कर देना, वैसे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ।
तो देखो सबसे पहले मैं आप लोग को ना फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है वो समझाता हूं। तो याद रखना ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, पर मैं आपको एकदम क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं कि अभी अपने जो पढ़ रहे हैं ना वो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंडेक्स नहीं है, सिर्फ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है तो आपको इसके बारे में इसका मीनिंग लिखना है, ये पॉइंट लिखना रहता है, ठीक है। वैसे ही ज्यादा आता नहीं, 1 मार्क में आ सकता है, 2 मार्क में आ सकता है, तो आपको ये 2 3 4 पॉइंट देके रखे वो लिखने होते हैं। अब देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई भी ह्यूमन की डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का गुड्स और सर्विस कंज्यूम करता है। जैसे मैं किस तरह का गुड्स और सर्विस कंज्यूम करता हूं उस पर डिपेंड करता है कि मेरी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। जैसे कि आपको बात करूं कंजप्शन ऑफ फूड, मैं कैसा खाना खाता हूं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का खा रहा हूं, बेकार खा रहा हूं, कैसा फ्यूल यूज करता हूं, या नॉन ड्यूरेबल गुड्स कैसे यूज करता हूं, फिर ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स कैसे यूज करता हूं। ड्यूरेबल मतलब जो लॉन्ग टाइम तक चल सके, सेमी ड्यूरेबल मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे, और नॉन ड्यूरेबल मतलब हम कहेंगे कि आज के आज कंज्यूम करने पड़ेंगे, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ठीक है। फिर बात करें तो कंजप्शन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज कैसी कंज्यूम कर रहा हूं, मतलब ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, एक टाइम के दौरान मैं किस टाइप की सर्विसेज कंज्यूम कर रहा हूं, तो उसकी क्वालिटी मैटर करती है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में। बोलो क्लियर हो गया। तो मैंने आपको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ समझाया। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, बताओ कितने एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में। और ये वाला क्वेश्चन आपको 2 मार्क के अंदर भी आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स में आ सकता है, जिसमें आपको ये सारे इसके नाम बताने कि इतने एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में। टोटल 10 एस्पेक्ट्स है। कौन से? पहला फूड, कैलोरीज, प्रोटीन, फैट, प्रपोर्शन, मतलब ये सारी चीज पे डिपेंड करता है कि हमारी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ठीक है, हम कैसा फूड कंज्यूम करते हैं, कितनी कैलोरीज लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट लेते हैं। देन हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज, मतलब कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है पॉपुलेशन को। हाउसिंग एंड क्लोथिंग, कितने नंबर ऑफ हाउसेज है, कितने लोगों के पास खुद का घर है। देन एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, टीवी, थिएटर लोगों को मिल रहा है कि नहीं। देन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें रोड, रेलवे, नंबर ऑफ टेलीफोन्स आ गए पर पर्सन को। देन एनर्जी में पर कैपिटा इनकम एनर्जी कंजप्शन आ गया। पॉपुलेशन जिनके पास साफ पीने का पानी हो, और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और ड्रेनेज फैसिलिटी। अब आप लोग बोलोगे सर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, बाकी सब तो समझ में आ गया, बट ये दोनों क्या होता है। तो इन दोनों के बारे में मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, इसके बाद ही देके रखा हुआ है, ठीक है। बट ये समझ लो कि ये 10 के 10 एस्पेक्ट्स जो है ना वो आपको अच्छे से आने चाहिए, याद होने चाहिए, तब जाके आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 10 एस्पेक्ट्स याद रखना। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब मैं आपको बताने वाला हूं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में, ठीक है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो मॉरिस डेविस मॉरिस करके था, याद रखना इसका नाम 1 मार्क के अंदर आता ही आता है। इस चीज को अंडरलाइन कर लो अगर आप लोग बुक लेके बैठे हो तो, ठीक है। ये 1 मार्क का है, जहां पे मॉरिस डेविस मॉरिस ने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का कंसेप्ट प्रेजेंट किया था, और जिसको हम लोग शॉर्ट में PQLI कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? PQLI। क्लियर है? देखो कौन से 3 डिटर्मिनेंट्स है PQLI के। अब याद रखना यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं पूछा है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पूछा है, ठीक है। तो उसके कौन से डिटर्मिनेंट्स है? तो टोटल 3 डिटर्मिनेंट है। नंबर 1 एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, जिसको हम लोग लिटरेसी रेट भी कह सकते हैं। नंबर 2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और नंबर 3 इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तीनों चीज को मैं डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, इसको मैं लिटरेसी रेट भी कहूंगा, कि कंट्री के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, सिचुएशन कैसी है एजुकेशन की, वो आता है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन में। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि कितने % पॉपुलेशन एजुकेटेड है टोटल पॉपुलेशन में से, कितने लोग पढ़े लिखे हैं टोटल पॉपुलेशन में से, वो किसमें गिना जाता है? एजुकेशन के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, गिना जाता है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, पहले मैं मेरे हिसाब से समझाता हूं। देखो जब कोई एक बच्चा पैदा होता है ना, तब से लेके वो कितने साल तक जिएगा उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। से फॉर एग्जांपल अपने देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो 68 ईयर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो 68 ईयर्स तक जिएगा, एवरेज है ये। अब ऐसा नहीं है कि 68 ईयर्स ही, कोई 70 भी जीता है, कोई 80 भी जीता है, कोई 50 भी जीता है, ये एवरेज है 68, ठीक है। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने देश में ज्यादातर लोग जो है वो 68 ईयर्स तक जीते हैं ऑन एन एवरेज, तो उसको ही क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। मतलब हम लोग लाइफ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
कि किस कंट्री में कितने ज्यादा समय तक लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितने साल तक जीते हैं। क्लियर? चलो अब हम लोग यहाँ पे जो दिया है वो समझते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लाइव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी मैंने आपको बताया कि एक बच्चा कितने साल तक जिएगा उसको एक्सपेक्ट करना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब पैदा होने से लेकर के जब तक मर नहीं जाता उस पूरी लाइफ को हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहेंगे। ये क्या शो करता है? ये एक एवरेज लाइफ शो करता है, एक इंसान की एवरेज लाइफ की वो कितने टाइम तक जिंदा रहता है। एंड इफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइजेस, अगर सोचो लोग ज्यादा समय तक या ज्यादा सालों तक जिंदा रहेंगे, दैट मीन्स क्या हुआ, कंट्री की जो मेडिकल सर्विस है वो अच्छी है। यानी कि कुछ भी बीमार पड़ता है, कोई भी तबीयत खराब होती है, बीमार पड़ता है, तो तुरंत उसको मेडिकल सर्विसेज मिल जाती है। तो हम ऐसा कहेंगे कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है तो लोगों की हेल्थ जो है ना वो अच्छी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? तो ड्यूरिंग द नंबर ऑफ इन्फेंट, अच्छा ये पहले मेरे हिसाब से समझा देता हूँ, फिर लिखा है वो पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को मैं जिस तरह से समझाता हूँ उसमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हो कमेंट के अंदर या मैसेज करके, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल के अंदर उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। अभी 1 साल खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले उसकी अगर मौत हो जाती है, वो मर जाता है, ठीक है। कोई बच्चा पैदा हो रहा है, 1 साल अभी खत्म नहीं हो, उससे पहले वो अगर मर जाता है तो वो किस में गिना जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिना जाता है। और ये जो रेट होता है ना वो 1000 बच्चों में से काउंट किया जाता है कि 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र खत्म होने से पहले ही मर गए, ठीक है। वो किस में कंसीडर होगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कंसीडर किया जाता है। बोलो क्लियर हो गया ना? अब मैं आपको इसके अंदर क्या लिखा है वो बताता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, ड्यूरिंग अ ईयर नंबर ऑफ इन्फेंट मतलब ऐसा बच्चा जिसका 1 साल अभी खत्म नहीं हुआ, वो डाइज बिफोर 1 ईयर, 1 साल पहले मर जाता है। आउट ऑफ 1000 बर्थ, 1000 बच्चों में से 1 साल पहले ही वो मर जाता है, तो उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिनते हैं। और पता है आपको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम हो ना उतना देश के लिए अच्छा होता है। मतलब कम से कम बच्चे मरने चाहिए। मतलब इफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉल्स, अगर कंट्री की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाती है तो हम ऐसा कहेंगे कि कंट्री की हेल्थ सर्विसेज अच्छी है, क्योंकि उस बच्चे को ट्रीटमेंट मिल गई, उसको मरने नहीं दिया, उसको जिंदा रखा, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे उस कंट्री की हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी है। तो देखो, जो PQLI है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, वो 3 चीजों से बनती है, लिटरेसी लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या तो इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स कह सकते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मूला याद रखना, PQLI ये 3 चीज को मिलके बनाया जाता है। क्लियर हो गया? डन है? आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स, क्यों PQLI के अंदर ये 3 ही लिए गए हैं, क्यों ये 3 ही डिटर्मिनेंट्स लिए गए हैं? तो पहला, नंबर 1, डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दिस फैक्टर्स कैन बी अक्वायर्ड फॉर ऑल द कंट्री। ये 3 ऐसा डेटा है ना जो हर कंट्री का मिल जाएगा आपको ये भी पता चल जाएगा कंट्री में एजुकेशन कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोग कितने साल तक जीते हैं, कितने बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं। तो ये एक डिपेंडेबल डेटा है जो आसानी से हर कंट्री का मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरा, ये जो तीनों फैक्टर्स है वो रिजल्ट शो करते हैं, ना कि एफर्ट्स। मतलब कि बताते हैं, आउटपुट बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं कि सरकार काम कैसे कर रही है, सरकार का डेवलपमेंट, मतलब लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो बताते हैं। तीसरा, ये तीनों के 3 फैक्टर्स जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है एंड हेंस फुलफिल द जस्टिफिएबल स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन, यानी कि हम इसका परफॉर्मेंस आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम कंपेयर कर सकते हैं PQLI एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, क्योंकि उसके अंदर जितने भी स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो कंपेयर की जा सकती है। फिर हम ऐसा कहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कंपेयर की जा सकती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कंपेयर किया जा सकता है। तो तीनों 3 ऐसे मेजरमेंट्स है या तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स है जिसको आसानी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये 3 इंडिकेटर लिए गए हैं। वैसे देखने जाए ना तो ये क्वेश्चन आता नहीं है इतना कुछ। हाँ, अगर एक क्वेश्चन आता भी है तो एक्सप्लेन अबाउट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स करके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी 3 मार्क में आता है, ठीक है। आया तो आया, नहीं तो नहीं आता, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो मैं साथ साथ में बताते जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा। क्लियर? तो पहला देके रखा है लिटरेसी। तो लिटरेसी भी रीजन में ही आता है कि लिटरेसी क्यों लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, क्योंकि अगर लिटरेसी और एजुकेशन बढ़ता है ना तो हमको ये पता चलता है कि उस इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है। सोचो, आप जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे मतलब आप अपने लिए अच्छे से जॉब ढूंढ पाओगे, काम धंधा ढूंढ पाओगे, मतलब आप
उतना आपका वेलफेयर होगा। तो लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटरेसी ना ह्यूमन एफिशिएंसी बताता है कि एक ह्यूमन कितना एफिशिएंट है, और जिसके बेसिस पे हम नेशनल डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई लिटरेसी को लिया है। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो ना, इसका मतलब यह है कि उस कंट्री का सोशल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट मतलब उस कंट्री में पॉल्यूशन उतना नहीं है, लोग ज्यादा समय तक जी सकते हैं। ठीक है, हेल्थ सर्विस अच्छी है। तो दैट्स व्हाई ये एक मिरर है सोशल एनवायरनमेंट का, और ये रिफ्लेक्ट करता है। देखो मिरर है तो रिफ्लेक्ट करेगा। क्या बताता है? कंट्री में लोगों को खाना अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, कंट्री में मेडिकल सर्विसेज अच्छी है या नहीं, या कंट्री में एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट अच्छा है कि नहीं। ठीक है, ज्यादा पॉल्यूशन ना हो, गंदगी ना हो, तो लोग ज्यादा समय तक जिएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है? एक ऐसा रिफ्लेक्शन जहां सोशल स्टेटस और वेलफेयर दिखता है। सोशल स्टेटस मतलब कि हम ऐसा कहेंगे कि कंट्री के अंदर एक वुमेन है, उसको किस तरह से रखा जाता है, उसको हम सोशल स्टेटस कहेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, वुमेन की हेल्थ अच्छी होगी ना, तो आने वाले बच्चा जो पैदा होने वाला है उसकी हेल्थ भी अच्छी ही रहने वाली है। ठीक है, सो ये रिफ्लेक्शन है क्या किसका? प्योर ड्रिंकिंग वाटर अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, घर का अंदर एनवायरनमेंट कैसा है, वुमेन का स्टेटस कैसा है, एक मदर का रोल क्या है फैमिली के अंदर, वो सारी चीज बता देती है। दैट्स व्हाई हमें क्या कहेंगे? सोशल स्टेटस कहेंगे। बोलो क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI। अच्छा, ये फॉर्मुलेशन भी एग्जाम में इतना कुछ आता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है PQLI, बनता कैसे है। ठीक है, तो देखो PQLI तीन चीजों से बनता है। ये तीन इंडिकेटर है, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन तीनों को ना 100 वेट देके रखा है, मतलब इक्वल पॉइंट समझ लो, 100 पॉइंट दिए। ठीक है, और उस पॉइंट के बेसिस पे परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है 0 से 100 के बीच में। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो PQLI है वो 0 से 100 के बीच में होता है। अब देखो एग्जाम में ना एक क्वेश्चन भी आता है कि बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है PQLI की, तो मिनिमम वैल्यू क्या है PQLI की? 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है PQLI की, तो बोले कि 100। ये उस PQLI की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, किसकी? PQLI की। अब एक और क्वेश्चन आता है कि बताओ PQLI किससे के कितने बीच में रहता है, तो याद रखना बिटवीन 0 to 100 के बीच में PQLI रहता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या देके रखा है? अब देखो तीन फैक्टर है, सबको 100 पॉइंट देके रखे। ठीक है, 100 वेट देके रखा है। अब देखा जाता है जैसे इंडिया के अंदर लिटरेसी कितनी है, तो बोले अपने इंडिया में 75% लोग पढ़े लिखे, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, परफेक्ट नहीं है, 75% पढ़े लिखे। कितने साल तक लोग जीते? तो भाई 68 ईयर्स तक जीते। फिर इन्फेंट मोर्टालिटी वैसे तो 1000 से मेजर किया जाता है, पर यहाँ पे 100 वेट दे तो कितना आया? तो 100 वेट के हिसाब से 90 आया। ठीक है, अब इन तीनों का प्लस करेंगे। ठीक है, अ टोटल ऑफ दिस 3 ग्रेड सम्ड अप मतलब कि टोटल किया जाएगा। ठीक है, अब टोटल जो भी आया, फॉर एग्जाम्पल मान लो तीनों का टोटल मिलकर 250 बना। ठीक है, 250 जो भी बना उसको डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 3। जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? PQLI हमारा होगा। मतलब PQLI किसके बीच में होता है? 0 से 100 के बीच में होता है। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि तीनों को इक्वल 100 देते हैं, उसमें से पता लगाते हैं कि कितना है उस कंट्री का, फिर तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? PQLI होगा। देखो इसके पीछे ना ज्यादा टाइम मत बिगाड़ो, इतना कुछ है नहीं इसमें और आता भी नहीं है, बहुत ईजी चीज है ये। अब मेन है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी एकदम पॉपुलर, अगर आ गया तो समझ लो आपके कैश मार्क्स है, आपके मार्क्स इसमें पूरे में से पूरे आ जाएंगे। मैं ये जो चीजें समझाऊंगा ना, आपको लगेगा सर ये क्या दिया है, इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, पहला क्या देके रखा है? PQLI जो है वो क्लोजर है 100 से, जितना क्लोजर 100 से होगा। मैंने अभी बताया आपको PQLI किससे कितने के बीच में होता है, तो 0 to 100 के बीच में। जितना 100 के पास होगा उतना PQLI क्या है? अच्छा है। और PQLI जितना अच्छा है उतना कंट्री का डेवलपमेंट भी कैसा हुआ? अच्छा हुआ, क्योंकि ये तो इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो जितना अच्छा PQLI उतना अच्छा क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एक मिनट आगे बढ़ा देता हूं। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। जितना 0 PQLI होगा, जितना 0 के नजदीक में होगा PQLI, उतना खराब माना जाएगा। और जितना खराब PQLI होगा, कंट्री का जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी कैसा होगा? बेकार होगा, खराब होगा। क्लियर हो गया?
वापस वही चीज रिपीट करता हूं, PQLI 0 से 100 के बीच में होता है। फिर PQLI को हम लोग यूज कर सकते हैं कंपैरिजन में, दो स्टेट, एक कंट्री के अंदर दो स्टेट का भी मैं कंपेयर कर सकता हूं, दो अलग अलग कंट्रीज का भी मैं आसानी से कंपेयर कर सकता हूं PQLI, ठीक है। और जितना ज्यादा PQLI उतना ज्यादा डेवलपमेंट, बताया वही चीज, और जितना लोअर PQLI उतना कम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है PQLI के। अब बढ़ते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ। अब देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम कहेंगे थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, पर कर लेना ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और अगर इनकेस ये क्वेश्चन आया भी तो 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क में चांसेस कम है पूछे जाने के। दैट्स व्हाई मैं लिख लेता हूं 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। PQLI के अंदर कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो इसमें आता है लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, और तीसरा जो बचा उसके लिए एक्सेट्रा इन लोग ने यूज कर लिया है, ठीक है, विच टचेस द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब देखो मेनली तो ना इन दोनों की वजह से हमको पता चलती है कि ह्यूमन की लाइफ का स्टैंडर्ड कैसा है, क्योंकि लिटरेसी बताता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है कि आप कितने साल तक जियोगे, और जितने ज्यादा साल जियोगे मतलब अब सीधी सी बात है, आपके पास अच्छा पैसा है तो आप ज्यादा साल तक जी पाओगे, आप अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट ले पाओगे, आप अच्छा खाना खा पाओगे, आप अच्छे एनवायरमेंट में रह पाओगे विदाउट पॉल्यूशन वाले, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो क्या बताता है, ह्यूमन लाइफ का स्टैंडर्ड क्या है वो बताता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, PQLI जो है ना उसको बेटर इंडेक्स माना जाता है, किसके कंपेयर में? पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में, मतलब PQLI ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वो अच्छा इंडेक्स माना जाता है। जैसे हमने पहले नेशनल इनकम पढ़ा था, उससे अच्छा माना जाता था पर कैपिटा इनकम। जब हमने पर कैपिटा इनकम पढ़ा तो पर कैपिटा इनकम से अच्छा क्या माना जा रहा है? PQLI माना जा रहा है, ठीक है। तो PQLI एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसके ना थोड़े कम ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स मतलब लिमिटेशंस थोड़े कम है एज कंपेयर टू नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, यानी कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के कंपेयर में PQLI के कम लिमिटेशंस है, कम ड्रॉबैक्स है, दैट्स व्हाई इसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, ठीक है। चौथा है PQLI का कंपैरिजन आसानी से अलग अलग कंट्रीज के बीच में हो सकता है, इसका कंपैरिजन अलग अलग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज के बीच में हो सकता है, कॉन्टिनेंट का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, या तो एक ही कंट्री में अलग अलग स्टेट का, जैसे गुजरात का महाराष्ट्र का कंपेयर कर सकता हूं PQLI, ठीक है। सो दैट्स व्हाई PQLI का कंसेप्ट का ये पॉजिटिव चीज है कि आसानी से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 5, वी कैन क्रिएट PQLI फॉर अर्बन एरिया, रूरल एरियाज। हाँ, शहर का अलग, गांव का अलग PQLI हम लोग ढूंढ सकते हैं, मेल फीमेल का अलग अलग ढूंढ सकते हैं, आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं PQLI की, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये एज कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, बस यही कहा जा रहा है, दैट्स इट। बोलो क्लियर है? तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आता है मेन क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं, अगर आप लोग 12 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM, और इन चारों सब्जेक्ट की जो फीस है वो है 3499, जो कि बहुत ज्यादा रिजनेबल है पूरे साल के लिए, जहां पे अकाउंट्स और स्टैट्स के लाइव लेक्चर्स होते हैं एवरीडे मंडे टू सैटरडे, जहां आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और इकोनॉमिक्स और OCM के रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, साथ साथ में इसके डाउट लेक्चर्स भी रखे जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। अगर आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in, या हमें कॉल भी कर सकते हो 7220201221 पे। और अगर आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, प्ले स्टोर पे UGT नाम से अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम से अवेलेबल है, जहां पे आप लोग ORG कोड डाल सकते हो VUGKX, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो इस कोर्स के अंदर हम लोग आपको गाला पेपर्स के वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवाएंगे, एज वेल एज इसके अंदर आपको हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, MCQ टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट भी रेगुलर लेते हैं, जिससे आपकी जो पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से होने वाली है। और मैं आप लोग को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अभी इस बैच में काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी किसका वेट कर रहे हैं, आज क्या ज्वाइन हो जाए। लिमिटेशन ऑफ PQLI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस सबसे ज्यादा है इस बार की बोर्ड की एग्जाम में, ये तो क्वेश्चन करके ही जाना। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, क्या देके रखा है PQLI के लिमिटेशन में? पहला पॉइंट कि PQLI के अंदर ना सिर्फ 3 ही एस्पेक्ट्स है, मतलब कि सिर्फ 3 ही, कौन से 3? एक तो अपने लिटरेसी पढ़ा,
दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और तीसरा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये तीन ही एस्पेक्ट्स है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं इन तीन के बेसिस पे कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं? भाई तीन चीज के बेसिस पे आप कैसे बता सकते हो कि वो कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? करेक्ट पिक्चर जानने के लिए और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसे उस कंट्री में कितना लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लोग कितने तरह के गुड्स खरीद रहे हैं, मतलब कंज्यूमर इंडेक्स कैसा है, हर एक तरह की चीजें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। सिर्फ ये तीन नहीं होने चाहिए, और भी इन्वॉल्व होने चाहिए फैक्टर्स। तो ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन, PQLI ना सिर्फ एवरेज शो करता है, क्योंकि अभी मैंने आपको इसका सम करके बताया, टोटल करते हैं अपने डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एवरेज मिलता है। अब जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में ये तीनों इंडिकेटर्स पे इक्वल फोकस किया जाता हो। कुछ कंट्री में लिटरेसी पे इतना ध्यान ही नहीं देते पर बाकी सारे अच्छे हैं, या कुछ कंट्री में लिटरेसी और इन्फेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये एक एवरेज है, और हम लोग ना कभी भी डिसीजंस एवरेज के बेसिस पे नहीं ले सकते, मतलब सरकार डिसीजन इस एवरेज के बेसिस पे नहीं ले सकती है। तीसरा पॉइंट, अगर कंट्री का करंट PQLI हाई है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाकी कंट्रीज से ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने नहीं कहा, अगर सोचो कोई कंट्री है जो ये तीन चीज पे ही ध्यान देती है और कुछ करती नहीं है जिससे उसका PQLI अच्छा रहे, ठीक है, ये तीन चीजों पे ही ध्यान दे रही है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी कर रही है, फिर लोगों की हेल्थ सर्विस अच्छी कर रही है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी, पढ़ाने लिखाने का ज्यादा है, बच्चे कम मर रहे हैं, ठीक है, तो इन तीन पे ही ध्यान दे रही है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये तीन चीज अच्छी है तो कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है इसका। देन है, ये सही नहीं है कि हम सारे के सारे तीनों के तीन डिटर्मिनेंट्स को इक्वल वेट दे रहे हैं, तीनों को 100-100 दिया, उसमें से कंपेयर किया, तो जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में सेम सिचुएशन हो। कुछ कंट्री में लिटरेसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, पढ़ाई लिखाई पे, कुछ कंट्री में पढ़ाई लिखाई पे इतना फोकस नहीं है। जैसे एग्जांपल दे तो अफगानिस्तान, अभी तालिबान वाले आ गए, पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पढ़ाई पे इतना ध्यान ही नहीं देते, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उस कंट्री के अंदर सेम इंपॉर्टेंस हो हर एक फैक्टर का, ये किसकी लिमिटेशन है। फिफ्थ है, ग्रोथ ऑफ इनकम हैज हाई इंपॉर्टेंस। इनकम का ग्रोथ बहुत जरूरी है, जिससे हमको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पता चलेगा। पर इस इंडिकेटर के अंदर उस चीज को इग्नोर किया है, यहाँ पे कहीं बताया नहीं है कि लोगों की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, इनकम बढ़ रही है कि नहीं, उसको तो टोटली इग्नोर किया है। सो दैट्स व्हाई इसका लिमिटेशन है। लास्ट है, PQLI रिच कंट्रीज की ना स्लो हो जाती है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि एक टाइम के बाद वो बढ़ती नहीं है। अब सीधी सी बात है, सोचो अगर कोई कंट्री है अच्छी खासी पैसे वाली है, ठीक है, नॉर्वे ले लेते हैं जो टॉप पे है, उसका PQLI एक टाइम के बाद स्लो हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, क्योंकि सोचो 100 से ज्यादा तो इंसान जिएगा नहीं, एक लास्ट लिमिट है। मान लो एक भी बच्चा नहीं मर रहा कंट्री में, सबके सब पढ़े लिखे लोग हैं, 100 के 100, तो PQLI बढ़ना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो तो भाई ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है। सो यही है कि रिच कंट्री का PQLI जो है वो स्लोअर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक चीज एक लिमिट से ज्यादा जा ही नहीं सकती, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ सकती नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? तो इसमें 6 पॉइंट दिए, 6 के 6 को शॉर्ट में बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। पहले पॉइंट में ऐसा बोला था कि इसमें सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स है, और भी ज्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट में ऐसा कहा था कि ये सिर्फ एवरेज बताता है, एवरेज के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। तीसरे पॉइंट में ऐसा बताया कि PQLI हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री का डेवलपमेंट हाई ही होगा, अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चौथे पॉइंट में ऐसा कहा है कि सबको इक्वल वेट दिया है, 100-100-100, जबकि सबको इक्वल वेट देना सही नहीं है। पांचवें पॉइंट में दिया है कि यहाँ पे ग्रोथ ऑफ इनकम को इग्नोर किया है। तीनों फैक्टर में से कोई भी ऐसा बताता है कि इंसान की इनकम है कितनी, तो भाई ये चीज तो इग्नोर किया, वो तो इन्वॉल्व होनी चाहिए थी। और छठा पॉइंट ऐसा बता रहा है कि रिच कंट्रीज का PQLI एक टाइम के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता चीजें, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये टोटल 6 लिमिटेशंस थे। तो यहाँ पे अपना तीसरा कंसेप्ट भी खत्म होता है। अपने वैसे पढ़ क्या रहे? अपने इंडिकेटर्स पढ़ रहे डेवलपमेंट के, और टोटल 3 इंडिकेटर पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा था? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा क्या पढ़ा? ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। तीसरा क्या पढ़ा? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पढ़ा। अब चौथे इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हमारा प्यारा सा बढ़िया सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग HDI कहते हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, ये लाया कौन? अब देखो मेन चीजें मैं बता रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन है, एक बार में मेन चीजें सारी कवर हो जानी चाहिए। तो देखो UNDP, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, अंडरलाइन कर देना अगर बुक लेके बैठे हो तो, ठीक है।
यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको प्रेजेंट किया था अपने रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट का नाम था HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1990 में इसको प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, HDI को अपने रिपोर्ट में। रिपोर्ट का नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। डन है, आगे बढ़ते हैं। इस HDI के अंदर ना कुछ इंप्रूवमेंट्स, कुछ बदलाव किए गए। कौन से ईयर में? 2010 में, इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू विच वर यूज्ड टू मेजर HDI सिंस 1990। जब से ये कंसेप्ट आया था, जब से HDI आया था 1990 के बाद 2010 में इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में बदलाव किया गया, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो भी बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। अब याद रखना, इसके भी 3 फैक्टर है। जैसे PQLI के 3 डिटर्मिनेंट्स थे ना, इसके भी 3 डिटर्मिनेंट्स है। 3 फैक्टर के बेसिस पे HDI बनता है। कौन से 3 फैक्टर है? पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा नॉलेज, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप बोलोगे कि सर ये तो वही है जो हमने PQLI में पढ़ा था। हाँ, ये वही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वही है और नॉलेज वाला भी वही है, ठीक है। नॉलेज मतलब लिटरेसी हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया, ठीक है, या एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन जो पढ़ा था। तो 2 फैक्टर तो सेम है, तीसरा एक बदल गया है। तीसरा कौन सा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐड हो गया है, ठीक है। चलो देखते हैं इन तीनों के बारे में। तो ये हो गए डिटर्मिनेंट्स ऑफ HDI। कौन से डिटर्मिनेंट्स है? तो पहला, नंबर 1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर 2 नॉलेज, नंबर 3 गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इस तरह से 3 अलग अलग इसके डिटर्मिनेंट्स है। अब देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझाता हूं, अभी समझाता वही है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कितने साल तक जिएगा, उसको एक्सपेक्ट करते हैं, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। और इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 68 ईयर्स के आसपास है। मतलब इंडिया में कोई इंसान 68 ईयर्स तक तो जीता ही जीता, एक एवरेज, ऑन एन एवरेज है 68 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या दिया है? व्हेन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन will live at the time of birth of the population of a country determines the value। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके कितने साल तक जिएगा, ठीक है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। फिर है नॉलेज, जिसको लिटरेसी और एजुकेशन कहेंगे। तो नॉलेज के अंदर क्या देके रखा है कि कितना नॉलेज है लोगों के अंदर, कंट्री के अंदर, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसा कंसीडर करेंगे कि जिनकी एज ग्रुप 15 साल उससे ज्यादा है ना, उनका कंसीडर किया जाता है, कितने लोग पढ़े लिखे 15 साल से अबव वाले। अच्छा, अब यहाँ पे क्या 2 चीजें कंसीडर होती है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी नहीं है। यहाँ पे 2 चीजें होती है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक बच्चा कितने साल तक स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है। और दूसरा है एक्सपेक्टेड था, यानी कि एक एक्सपेक्ट किया जाता है, सरकार एक्सपेक्ट करती है कि इतने साल तक तो बच्चा पढ़ना चाहिए स्कूल में, ठीक है। और एक होता है एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि एक्चुअली में वो कितना साल तक पढ़ाई किया है। इन दोनों को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है और उस बेसिस पे इसकी वैल्यू डिराइव होती है। मतलब नॉलेज को किस बेसिस पे मेजर किया जाता है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, कि कितने साल तक बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है। और इन दोनों को कंपेयर करके ही हमको वैल्यू पता लगती है नॉलेज की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसका मतलब क्या होता है? तो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि लोगों का रहने करने का किस तरह का है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या आ जाता है? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में प्योर ड्रिंकिंग वाटर, कितने लोग को अच्छा पानी मिलता है, साफ पानी मिलता है पीने को। मेडिकल सर्विस कैसी है कंट्री में, साफ सफाई, सैनिटेशन को हम साफ सफाई कहेंगे, साफ सफाई कैसी है। प्योर कैपिटा कैलोरीज अवेलेबिलिटी पर डे, एक दिन के अंदर कितने लोगों को कैलोरीज मिलती है, प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन की अवेलेबिलिटी, ठीक है, फैट अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है किसी पर्सन के इनकम के ऊपर। और इनकम जो है उसके बेसिस पे, मतलब इनकम इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग ना PPP ढूंढ सकते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी जिसको कहा जाता है। अगर सोचो किसी पर्सन की इनकम ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो सीधी सी बात है वो ज्यादा चीजें खरीद पाएगा, मतलब उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप अच्छा होगा। सोचो आपके पास पैसा आ जाए तो आप पैसा किस पे खर्च करोगे? अच्छे से जीने में, ठीक है, आप अच्छे से जियोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी गाड़ी में घूमोगे, घर में AC लगवाओगे, हर एक चीज अच्छी होगी, आपके पास अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी होगी जब आपके पास पैसा होगा। तो अल्टीमेटली गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना 2 चीजें बताता है, एक तो इंसान के पास इनकम कितनी है, पैसा कितना है, ठीक है, और दूसरा बताता है कि इंसान रह कैसे रहा है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, वो किस तरीके से, कितना अच्छी तरीके से रह रहा है, ठीक है, वो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाता है। बोलो समझ में आ गया ना। तो 3 चीजें आती है HDI में, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा नॉलेज लिटरेसी और एजुकेशन, और तीसरा क्या आता है? गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बोलो क्लियर है, डन है, आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एचडीआई। एचडीआई के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, देखो मेन चीजें बता रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें भी होगी जो मैंने नहीं कवर की होगी, दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में बात करें तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना एचडीआई की वो 1 है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द 3 स्टैंडर्ड, जो 3 स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो एचडीआई है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ये चीज याद रखना। जैसे पीक्यूएलआई पढ़ा था अपने ने 0 से 100 होता है ना, वैसे एचडीआई किससे किसके के बीच में होता है, याद रख लेना। वापिस कह रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए और 1 मार्क के शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी याद रखना कि मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। जिस कंट्री का एचडीआई 1 के पास में होगा, 1 के पास में होगा, वो ज्यादा डेवलप्ड मानी जाएगी, उसका एचडीआई ज्यादा अच्छा होगा। और जिस कंट्री का एचडीआई ज्यादा अच्छा, वो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एंड जिस कंट्री का जितना दूर होगा 1 से, मतलब 0 के पास में होगा, उतना उस कंट्री लेस डेवलप्ड होगी और उसका एचडीआई उतना खराब होगा। आपको पता है 2014 के अंदर नॉर्वे का फर्स्ट रैंक था एचडीआई में, क्योंकि वो उसकी वैल्यू 1 से करीब थी, 0.944, और इंडिया का 0.609 था। एक 188 कंट्री में से इंडिया का रैंक था 130। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना 2014 के अंदर एचडीआई जो था फर्स्ट नंबर पे कौन आता था, नॉर्वे। इंडिया का नंबर कौन सा आता था, 130 नंबर। टोटल कितनी कंट्रीज थी, 188, और इंडिया का एचडीआई था 0.609 और नॉर्वे का एचडीआई था 0.944। बोलो क्लियर हो गया। तो ये अपने ने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़े एचडीआई के। अब अपने देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। अब मैंने जो चीजें डेटा बताया ना, वो आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ही डाल दिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि नॉर्वे जो है ना वो सबसे पहले पे, उसका रैंक नंबर 1 आता है। तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, देखो सब कुछ याद मत रखो, मैं बोलूँ ना उतना उतना याद रख लो। नॉर्वे का पहला नंबर आता है, फिर उसकी वैल्यू याद रख लेना 0.944, ठीक है। फिर एक इंडिया की याद रखनी है, इंडिया की है 0.609, इंडिया का रैंक आता है 130, और इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो 5497 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम कैसे भी करके याद हो जानी चाहिए, 5497, ये नंबर याद रख लेना, क्लियर। 2014 का डेटा है ये पूरा। नाइजर की बात करें तो नाइजर सबसे लास्ट है, 188 नंबर की जो कंट्री आती है ना वो नाइजर है। अब देखो जो सर्कल किए ना, गोले किए ना, वही याद रखने आपको। हाँ, एक और चीज याद रख लेना, शायद अगर बोर्ड वाले पेपर हार्ड निकालते हैं तो एक क्वेश्चन ऐड कर ले, वो भी इंडिया का ही ऐड होगा, ठीक है, और वो है कि एक्सपेक्टेड नंबर। अब देखो ये तो मैं बोल के ही आपको याद हो गया होगा कि इंडिया के अंदर लोग कितने साल तक जीते हैं, तो 68 ईयर्स तक जीते हैं, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेंसी देके रखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितने साल तक जिएंगे, तो 68 ईयर्स है, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सरकार ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि 11.7 साल लोग स्कूल जाए, बट एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, 5.4, मतलब 5-5.5 साल तक लोग पढ़ाई करते हैं, एवरेज है ये, एवरेज मतलब पूरे कंट्री में सबका मिला करके ये डेटा देके रखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्वे का देख सकते हो, बहुत, वो तो नॉर्वे की तो बात ही मत करो यार, सबसे ऊपर है टॉप पे, ये देखो 81 ईयर्स लोग जीते हैं। अरे यार वो कंट्री के बारे में देखो, नॉर्वे के बारे में, इतनी खूबसूरत कंट्री है, ठीक है, इतने अच्छे लैंडस्केप, पॉल्यूशन तो है ही नहीं, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया कंट्री है। वैसे इंडिया भी बहुत बढ़िया है, पर इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, दिल्ली का पॉल्यूशन हो गया, बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये अपने ने एक्सपेक्टेड और एवरेज नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग देख लिया। अब ये जो सर्कल किया ना वो आपको याद होने चाहिए, और कुछ याद मत करना। अब देखो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन देके रखा हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब ये जो एचडीआर 2014 में आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें पब्लिश किया था, ये सारी चीजें पब्लिश की थी, जिसमें पहला है 2014 में नॉर्वे 1 पे था, 0.944 एचडीआई था, फिर इंडिया का नंबर 130 था, 188 में से 0.609 था, यही सारी चीज इधर देके रखी है। इंडिया ना मॉडरेट में आता है एचडीआई में, मतलब बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है, इतना खराब और अच्छा भी नहीं है। और नाइजर जो है वो सबसे खराब है, अफ्रीका का कंटिनेंट का है, याद रखना। नाइजर किस में आया, अफ्रीका में आया, और उसका एचडीआई कितना है, 0.348 है, ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में आता है एचडीआई के अंदर, क्लियर है। अब बस 2 टॉपिक ही बचे हैं, ज्यादा बचा नहीं है।
इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन एचडीआई के, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा वन शॉट रिवीजन फिनिश हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 मार्क में आ सकता है। जैसे मैंने लिमिटेशंस बोली थी ना, वैसे इंपॉर्टेंस बोलूंगा एचडीआई के। ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए, एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला है एचडीआई कंप्लीट है, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों मतलब बेस्ट है, सबसे बेस्ट एचडीआई। एचडीआई का एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि व्हाई एचडीआई इज सुपीरियर इंडिकेटर देन पीक्यूएलआई, या बाकी सारे इंडिकेटर से इसको अच्छा क्यों माना जाता है। तो उसमें भी आपको यही आंसर लिखना है, यही 6 पॉइंट लिखने हैं आपको एग्जाम के अंदर। अगर 3 मार्क का ये स्टेटमेंट आया तो कि इसको क्यों सुपीरियर माना जाता है, ठीक है। तो क्यों माना जाता है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ गए एज वेल एज सोशल फैक्टर्स भी आ गए, ठीक है। सोशल वेलफेयर भी आ गया और इकोनॉमिक फैक्टर भी आ गया। कैसे? तो देखो, इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि क्या पढ़ा आपने ने, तो इसके 3 थे। एक तो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, तो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बताता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बताता है? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है लोगों के पास पैसा कितना है, क्योंकि जितना अच्छा पैसा उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी। तो पैसा बता रहा है, तो वो कौन सा फैक्टर हुआ? इकोनॉमिक फैक्टर हुआ। पहली चीज समझ में आई कि नहीं? अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के पास पैसा कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी है, वो बताता है इकोनॉमिक फैक्टर, एचडीआई बताता है, ठीक है। साथ साथ में इसमें सोशल वेलफेयर भी आ गया, सोशल फैक्टर्स भी आ गए। कौन से? तो सोशल फैक्टर्स की बात करें तो 2 है, एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। एजुकेशन यानी कि अपने ने देखा नॉलेज, जिसको एजुकेशन कहेंगे, हेल्थ यानी कि देखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये दोनों चीजें क्या बताती है? कंट्री का सोशल वेलफेयर, ठीक है। सोशली कंट्री आगे बढ़ रही है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई एचडीआई कंप्लीट है। कंप्लीट यानी कि परफेक्ट है, क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर आ जाते हैं, इकोनॉमिक भी आ जाता है और सोशल भी आ जाता है। और इससे रिलेट करूंगा थर्ड पॉइंट को, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट में क्या दिया है कि एचडीआई हमको क्या बताता है? ट्रू प्रोग्रेस बताता है। क्यों ट्रू प्रोग्रेस है? क्योंकि इसमें हमको दोनों फैक्टर्स पता चलते हैं। हमको पता चलता है कि कंट्री इकोनॉमिकली आगे बढ़ रही है कि नहीं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, और दूसरा पता चलता है सोशल प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं कंट्री का, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, वापस बता देता हूं, ऊपर लिखा था वो। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि क्या हुआ? इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि हमारा हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन मतलब नॉलेज, एजुकेशन लिखूं या नॉलेज लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। और क्या बचा? एजुकेशन, नॉलेज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो इसमें आती है। तो अल्टीमेटली हम ऐसा कहेंगे कि सोशल प्रोग्रेस भी हो गया और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो गया। बोलो, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, थर्ड नंबर और 1 नंबर। नेक्स्ट है नंबर 2, HDI indicates the policy makers that economic development is only tool but the ultimate objective is human welfare. Yes, ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना पॉलिसी मेकर्स के बारे में बताते हैं। पॉलिसी मेकर्स यानी कि कंट्री में पॉलिसी कैसी बनाई जा रही है, क्या एक्चुअल में कंट्री में ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। भाई देखो, इतना सब डेवलपमेंट हम किन के लिए कर रहे हैं? गाय भैंसों के लिए कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम अल्टीमेटली ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं इतना सब कुछ, ठीक है। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो बताता है HDI। सो दैट्स व्हाई ये बताता है कंट्री के पॉलिसी मेकर्स के बारे में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ टूल नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अल्टीमेट ह्यूमन वेलफेयर पे फोकस करता है। यही एक उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? डन है। नंबर 4 पे बढ़ते हैं। HDI इज फंक्शनल, इसको फंक्शनल कहा जाता है क्योंकि अ राइज इन द HDI रैंकिंग इंडिकेट्स द हेल्थ एंड एजुकेशन हैव इंप्रूव्ड। यस, फंक्शनल है। फंक्शनल मतलब ग्रोथ होता रहता है इसमें, कि जितना ज्यादा HDI कोई कंट्री का बढ़ेगा, इसका मतलब उस कंट्री में एजुकेशन बढ़ी है, इसका मतलब उस कंट्री के अंदर लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5, डेवलपिंग कंट्रीज गेट एन आइडिया एज टू वेयर द स्कोप फॉर डेवलपमेंट। हाँ, HDI के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे इंडिया है, तो हमको ऐसा लगता है कि कहां पे स्कोप है डेवलपमेंट का, कैसे हम कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, एंड इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में काम करना है, वो HDI के थ्रू पता चलता है। बोलो, क्लियर हो गया? मतलब HDI सरकार को पता लगने देता है कि हमको किस वे में, किस तरीके से काम करना है। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 6, HDI इज प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच। HDI को ना प्रोग्रेसिव कहा जाता है। देखो कितना कुछ है। HDI कंप्लीट है, फिर दूसरा देखा HDI फंक्शनल है, HDI प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब ग्रोथ होता रहता है HDI का, आगे बढ़ता रहता है।
प्रोग्रेसिव है उसकी अप्रोच, बोलो क्लियर हो गया। तो ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड इस पूरे लेक्चर का, ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा इस पूरे चैप्टर का, और वो है लिमिटेशंस ऑफ HDI। 2 मार्क का टॉपिक है, 2 मार्क में आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर क्या पता पूछ लिया जाए, तो इसके लिमिटेशंस अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्या है लिमिटेशंस, क्या देके रखे हैं? तो पहला, 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन HDI। HDI के अंदर 3 सोशल इंडिकेटर्स आते हैं जो कि कम है। देखो PQLI जैसा ही है इसका लिमिटेशन भी, कि उसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि 3 कम है भाई, और ज्यादा इंडिकेटर्स होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। फिर नंबर 2 है, ये तीनों इंडिकेटर को इक्वल वेटेज दिया है, बट इन रियलिटी हर कंट्री की सिचुएशन अलग अलग होती है और डिफरेंट इंडिकेटर का डिफरेंट इंपॉर्टेंस होता है अलग अलग कंट्री में। मैंने जैसे कहा, कोई कंट्री में लिटरेसी पे, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कुछ कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो कुछ मतलब सब कंट्री की सिचुएशन सेम नहीं है ना, अलग अलग है, फिर भी यहाँ पे इक्वल वेट दिया है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है तीनों के 3 फैक्टर्स को। तीसरा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब परफेक्ट नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ रिलेटिव प्रोग्रेस बताता है, मतलब ये परफेक्ट प्रोग्रेस नहीं बताता, अंदाजे से बताता है, रिलेटिव प्रोग्रेस बताता है, ठीक है, अंदाजा बताता है। इस वजह से एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कंपेयर करना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट इज नॉट एब्सोल्यूट, परफेक्ट नहीं होता, थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, गलतियां होती है, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन था। इसके अलावा ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जो आपको याद रखने एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर बचे, तो JDI जिसको बोलते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर है TAI टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, ये फुल फॉर्म याद कर लेना, क्या पता कोई फुल फॉर्म आ गया 1 मार्क में तो आपका 1 मार्क चला ना जाए, ठीक है। फिर है HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, और चौथा है लास्ट ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स जिसको HCI कहते हैं। ये चारों के 4 फुल फॉर्म आपको याद हो जाने चाहिए। और यहाँ पे अपना टॉपिक फिनिश होता है। वापस एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, अपने ने ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, तो बहुत बड़ा टॉपिक था ये, इसको बोलेंगे इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स पढ़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, और उसके 4 इंडिकेटर्स थे। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा पढ़ा ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, तीसरा पढ़ा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जिसको PQLI कहते हैं, और चौथा पढ़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको अपने HDI कहते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक फिनिश होता है, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें मैंने जो समझाई है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है ना, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, इस वीडियो से पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट क्वेरी है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोग को कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देके रखी है, अगर आप चाहो तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि हम लोग आगे भी और भी काफी सारे ऐसे वीडियोस लेकर के आएंगे, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, OCM, सारे सब्जेक्ट से, SPCC हो गया, ठीक है। तो उसकी सारी अपडेट आपको उस लिंक में मिल जाएगी, उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना आप सभी लोग, ठीक है। स्पेसिफिकली 12th वालों के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई चलती रहे और आपको पढ़ाई में बहुत अच्छे से हेल्प मिलती रहे। और हाँ, एक चीज याद रखना, जब तक आपका 12th खत्म नहीं होगा ना, तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको अलग अलग तरीके से मदद करता रहूंगा। जब तक 12th बोर्ड फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं, उसके बाद भी साथ खड़ा रहूंगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आगे के चैप्टर्स भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा, करवा दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।